वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है एक कहानी यह भी। और इस एक कहानी यह भी इस पाठ का यह सेशन नंबर 6 है, छठा। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखिका के जीवन में अब परिवर्तन हो रहा था। वह जो घर पर बैठकर सिर्फ बातें सुना करती थी, अब वह सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रही थी। लेकिन उनके पिताजी को यह सारी बातें पसंद नहीं थी। और पसंद मतलब वहां पर क्या होता था, दूसरे लोग आकर उनको भड़काते थे और मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वजह से उनके पिताजी क्रोधित हो जाते थे। तो इसी एक प्रसंग का वर्णन हमने इसके पहले भाग में पढ़ा था। अब उस लेखिका के पिताजी का क्रोध क्या असर लाता है लेखिका के जीवन में, इसका वर्णन हम अगले परिच्छेदों के द्वारा कर लेते हैं। लेखिका जब आंदोलनकारी के रूप में जब भाषण दे रही थी, तो लेखिका के पिता के एक पहचान वाले व्यक्ति ने वह भाषण सुन लिया था, जो पुराने विचारों के समर्थक थे। और वह आकर लेखिका के पिता को भले बुरे बातें कहकर चले जाते हैं। और उस समय पिताजी को तो आग लगाकर वो दो व्यक्ति जो आया था वो तो निकल गया, लेकिन पिताजी बहुत क्रोधित हो गए थे और लेखिका का आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने तो सोच के रखा था कि अब इसके बाद मन्नू घर के बाहर नहीं जाएगी। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब देखिए, लेखिका को यह बातें पता नहीं थी, क्योंकि लेखिका घर से बाहर थी। वह तो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए बाहर गई थी और यहाँ पर घर पर पिताजी बहुत क्रोधित थी। लेकिन लेखिका जब घर लौटी तो उसी समय लेखिका के बहुत ही नजदीक के और समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित ऐसे उनके दोस्त, अजमेर में उनका बहुत नाम सम्मान था और प्रतिष्ठा थी, ऐसे उनके दोस्त डॉक्टर अंबालाल वहां पर आकर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। अब देखिए, उस लेखिका के पिताजी के जो दोस्त थे डॉक्टर अंबालाल, इन्होंने लेखिका के भाषण को सुना था और उस भाषण को सुनकर वो बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नित हो गए थे और उस भाषण के संदर्भ में बधाई देने के लिए वो लेखिका के पिताजी के यहाँ पर आ गए थे। और जैसे लेखिका को देखते हैं तो उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। अब देखिए, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक प्राउड है, अभिमान है। और वो अपने दोस्त से कहते हैं, अर्थात लेखिका के पिताजी से कहते हैं कि भंडारी, तुम घर में बैठे रहते इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, जरा घर से बाहर भी निकला करो और देखो तुम्हारी बेटी किस प्रकार से अच्छे कार्य कर रही है। लेखिका के पिताजी के दोस्त लेखिका के पिताजी को कहते कि यू हैव मिस समथिंग। अब यू हैव मिस समथिंग, यहाँ पर लेखिका क्या कहना चाहती है कि लेखिका यह बताना चाहती है कि उनके पिताजी को उनके दोस्त ये बताना चाहते कि तुम्हारे बेटी के अंदर जो गुण है, तुम खुद के आंखों से अगर देखेंगे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए तुमने अपने बेटी के उस रूप को नहीं देखा है। और तुमने वह प्रसंग अगर देखते तो तुम्हें भी अपने बेटी पर गर्व होता और इसलिए तुमने यह सारी चीजें मिस कर दिया। इसलिए वो कहते कि यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। आप देखो, पिताजी पहले क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, लेकिन इतने प्रतिष्ठित मान सम्मानित बहन वाले जो अजमेर का व्यक्ति था, वह अपने बेटी के बारे में यह सारी बातें कर रहा था, तो उनका चेहरे का क्रोध कहाँ पर चला गया और वह गर्व महसूस करने लगे। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब जब वो घर पे जाती है और लेखिका की माँ उनको दिन भर में जो प्रसंग हुआ था उसका वर्णन करते, तो लेखिका अब उनके दोस्त ने उन पर जो बातें कही थी उससे वह कहती, उसने अपने जान में जान आ गई। उसकी जो आफत थी कि लेखिका के पिताजी बहुत क्रोधित हो गए थे, लेकिन उनका क्रोध अब शांत हो चुका था। अब आगे भी लेखिका और एक प्रसंग का वर्णन करवा रही है, उसको हम पढ़ते हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। अब देखिए, लेखिका कहती कि इतने समय बीतने के बाद जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ
कि उस समय मेरी उम्र थी कि भाषण देने की, और वह भी जो मैंने मन चाहे बातें कही थी, मेरे मन में जो विद्रोह की भावना को मैंने व्यक्त की थी, क्या वह सच में भाषण था? अब लेखिका को देखो, जैसे कि उसके अंदर जो हीनता की भावना दिखाई देती है, वह हमने पढ़ा था ना पहले परिच्छेदों में, तो इसका यहाँ पर शक की नजर से खुद को देखना, हीन भावना के किस प्रकार से कुंठा व्यक्त कर दी थी। आगे लिखे गए थे कि यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। अब देखिए लिखेगा कहते कि वो क्या भाषण था, मैंने तो सिर्फ अपने मन का जो विद्रोह था वह व्यक्त किया था, लेकिन उस समय में उस भाषण को इतना महत्व क्यों दिया होगा? क्योंकि 50 साल पहले अजमेर में जहां पर चारों ओर जो भीड़ थी उसमें केवल और केवल एकमात्र लड़की ने बिना किसी संकोच के और बिना किसी झिझक के इस प्रकार का जो पहली बार एक लड़की के द्वारा जो भाषण हुआ था, और इसीलिए शायद वह भाषण उस समय बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधी के बीच जीते थे वे। अब अंतर विरोधी, अब लेखिका की पिताजी के बीच में देखो अंतर दो भावनाएं होती थी। एक तरफ वो सोचते कि बेटी अपनी है तो मान सम्मान भी होना चाहिए, और बेटी जो कार्य करे वह समाज के दायरे में रहकर करे, लेकिन जब समाज के दायरे से ऊपर उठकर जब अपनी बेटी का इस विद्रोह रूप देखने को मिलता, और एक तरफ समाज के कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, उसकी अपमानास्पद बातें कह रहे थे, तो दूसरी तरफ बड़े गर्विष्ठ जो सम्मानित प्रतिष्ठित लोग थे वह उस बात की प्रशंसा कर रहे थे। तो लेखक के पिता के मन में इस प्रकार का अंतर विरोध हो रहा था कि क्या सही है, कौन सी बातों बेटी को मैं समाज के मर्यादाओं में मान सम्मान को बनाने के लिए घर में बिठा के रखूं, या फिर दूसरी तरफ वो सोचते थे कि इस प्रकार से अपने देश के विद्रोह की भावनाओं को उपज कर उसको मैं और भी प्रोत्साहित करूं। तो इस प्रकार की अंतर विरोध की बातें पिताजी के मन में चल रही थी, और इसीलिए लेखिका कहती कि एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता है। अब यह अंतर विरोध क्यों हो रहा था पिताजी के मन में? एक तो वह अपने बेटी को विशिष्ट बनाने का प्रबल शक्ति निर्माण कर रहे थे, और एक तरफ एक सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बचाने की भी वह कोशिश कर रहे थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराट का ही है? अब देखो, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन लेखिका कहती कि एक विशिष्ट बनने की और सामाजिक छवि के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जो बात थी, वो दोनों में भी टकराहट निर्माण होने वाली थी, और शायद पिताजी इस बात से बेखबर थे। अब लेखिका आगे कहती है कि सन 1947 में मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। अब देखिए, इन लेखिका और जो अन्य दो सहेलियां थी वो क्या कर रही थी, विद्रोह की भावना लेकर सारी लड़कियों को भड़का रही थी, लेकिन उन तीन लड़कियों को कौन विद्रोह की भावना या देश प्रेम की भावना किसने जागृत की थी? उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। तो कॉलेज वाले ने शीला अग्रवाल को ही नोटिस थमा दी, और उन पर क्या आरोप लगाया था कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन डिसिप्लिन बिगाड़ने का आरोप लगाया था, और इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। अब दो तीन जो छात्राएं थी उनका प्रवेश आगे के क्लासेस के लिए बंद कर दिया गया था। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। अब देखिए, नया कॉलेज था और आगे कॉलेज का जो साल खोलना था। अब लेखिका के और अन्य दोस्त सहेलियों को मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कॉलेज से बाहर के रहकर भी इस प्रकार की हुड़दंग, इस प्रकार का आंदोलन मचाया था कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर कर उनको प्रवेश दिलाना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला
गई। अब देखिए लेखिका कहती है कि उस समय कॉलेज वाले जो उनको प्रवेश निषिद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से हड़ताल मचाई, इस प्रकार से प्रयास किया कि कॉलेज वालों को उनको अगले साल प्रवेश देना ही पड़ा। और इस प्रकार वह जीत की खुशी उनके मन में थी ही, लेकिन उससे ज्यादा भी कौन सी जीत की खुशी लेखिका यहाँ पर बता रही है कि बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षा से मिलने वाली, कि देखो जो देश को स्वतंत्रता करने होने के लिए जो लगातार क्रांतिकारी आंदोलन करे, एक लंबे अरसे तक, एक लंबे साल तक यह आंदोलन कर रहे थे, और एक समय वह आ गया कि उनकी जो जीत उनको चाहिए थी, जो प्रतीक्षा, जिस चीज की प्रतीक्षा वो इतने लंबे अरसे तक करी थी, वह प्रतीक्षा, वह इंतजार अब खत्म होने वाला था। एक बहुत बड़ी चीर कि हमेशा प्रतीक्षित खुशी के लिए, जो हमेशा चिर प्रतीक्षित रहती है, वो खुशी को कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। ऐसी सदैव चिर रहने वाली जो खुशी थी, खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। अब देखिए जीत की खुशी थी कौन सी, कॉलेज में उनको प्रवेश मिल गया था, लेकिन उस खुशी के सामने जो दूसरी हमेशा सदैव टिकी रहने वाली वो खुशी थी, और वह थी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, और वह थी 15 अगस्त 1947। अब देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, देश स्वतंत्र हो गया था, और उस समय यह डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा देश गुलामगिरी से अब मुक्त हो गया है। और जब उनको यह बात खबर पता चली तो वह खुशी उनको जो कॉलेज में प्रवेश मिलने वाला था, उस खुशी से कहीं ज्यादा यह खुशी उनके जीवन में आई थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, अब कौन सी उपलब्धि थी हम सबको पता है। और इस प्रकार देश का जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी, जो देशभक्ति उनके अंदर पनप रही थी, वह वहां पर लेखिका कहती है कि वह उस समय साबित हो गया कि देशवासियों ने अगर इकट्ठा आकर सोचा तो कुछ जो असामान्य कार्य होता है जिसे वह पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य लड़की की या एक साधारण लड़की की किस प्रकार से असाधारण कहानियां उनके जीवन में आई, इसका वर्णन हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अंतरंग घनिष्ठ, गर्मजोशी जोश सहित, धुआंधार जोरदार, तारीफ प्रशंसा, झिझक हिचक या संकोच। अंतर्विरोध, मन की भावनाओं में विरोध, निषिद्ध जिस पर रोक लगाई गई हो, चिर प्राचीन, प्रतीक्षित उसकी प्रतीक्षा की गई हो, बिलाना खोना। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से एक साधारण या सामान्य बालिका का असाधारण विकास हुआ, इसका वर्णन पढ़ा कि किस प्रकार से जो सर्वसामान्य लड़की थी, आम मोहल्ले में रहती थी, लेकिन पढ़ने की जो रुचि उसमें थी और इस रुचि के वजह से वह लेखिका बन गई। और जो देश की भावना थी, देशभक्ति की जो भावना थी, जो उनके पिताजी के द्वारा उनको मिला था, और वह देशभक्ति की भावना आखिरकार स्वतंत्रता देकर ही समाप्त हुई थी, इसका वर्णन हमने पढ़ा। फिर इस पाठ में हमने लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व पढ़ा, फिर उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व पढ़ा कि उनके इन दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का लेखिका के जीवन में किस प्रकार से अधिकतर प्रभाव रहा है, यह भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि लेखिका के पिताजी का जो कमजोरियां और जो खूबियां थी उसका लेखिका के जीवन पर किस प्रकार से असर हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस पाठ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी बालक का जो पारिवारिक वातावरण होता है उसका उसके आगे के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक असर पड़ता है। इसलिए हमें यह बात ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों का जो पारिवारिक वातावरण हो वह अच्छा रखना चाहिए, जिससे उनके आगे के जीवन में वह व्यक्तित्व के रूप में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर सके और बन सके। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ने को मिली। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।